वेलकम बैक टू कैप्टन केमिस्ट्री। और आज हम जा रहे हैं एसएसटी के अपने 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर 2 में। तो जैसा कि मैंने कल 20 क्वेश्चंस कराए थे, तो आज हम लोग 21वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चंस। तो हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया एक कानून था। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के न्यायालय का गठन किया गया, जिसका निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा नियम लागू हुआ था जिसके अधीन कोई नहीं जा सकता था। उसमें हम लोग अपील भी नहीं कर सकते, मतलब कोई गिरफ्तार हो रहा है तो उसको हम लोग छुड़वा भी नहीं सकते हैं। और जैसा कि अभी गिरफ्तार करने के लिए क्या चाहिए होता है? साक्ष्य और वारंट चाहिए होता है। मतलब किसी को गलत प्रूफ करना पड़ता है पहले कि हाँ ये गलत है, तभी वो लोग गिरफ्तार होते हैं। या फिर पुलिस के पास वारंट चाहिए होता है किसी को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब ये एक्ट लागू हुआ है तो उस समय क्या है, बिना किसी को साक्ष्य, किसी पे डाउट है हाँ ये गलत है, सीधा उसको गिरफ्तार कर देना है बिना किसी वारंट के। ठीक है, ये एक्ट कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1919 में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 200 साल पुराना। किसान आंदोलन कृषि नीति से जुड़ा एक सामाजिक आंदोलन है। किसान आंदोलन क्या है? कृषि नीति से जुड़ा एक सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन का मकसद किसानों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई भी हम लोग पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे कि किसान आंदोलन क्या था? कृषि नीति से जुड़ा एक आंदोलन था। ये क्या था? अधिकारों की रक्षा के लिए। किसका अधिकार? किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए। किसान आंदोलन की कुछ मांग थी। क्या मांग थी? इनकी 3 मांग था। कृषि उपज के लिए बेहतर कीमत, तो हम लोग खेत में जो भी उपजा रहे हैं उसका हम लोग को क्या चाहिए था? बेहतर कीमत चाहिए था। कृषि मजदूरों के लिए बेहतर मजदूरी और काम करने की स्थिति। मजदूरी मतलब जो भी लोग खेत में काम करें, जो मजदूर है, किसान मजदूर जो है, उनको क्या चाहिए था? एक बेहतर मजदूरी, बेहतर पगार चाहिए था उनको, और बेहतर काम करने की स्थिति, किसी जोर दबाव में काम ना करवाया जाए, होता है ना बेहतर स्थिति कैसा होता है। फिर तीसरा क्या है? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, जो भी उपजा रहे हैं उसमें अच्छा फसल हो। यह क्या था? उन लोगों की मांग था। अब हम लोग का आज का तीसरा क्वेश्चन है, एटीएम क्या है? तो एटीएम स्वचालित टेलर मशीन है। क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑटोमेटिक का हिंदी क्या होता है? ऑटोमेटिक का हिंदी होता है स्वचालित टेलर मशीन है। इससे क्या होता है? ग्राहक अपने खाते में किसी भी समय रुपया निकाल सकते हैं अथवा जमा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? यहाँ पे 5 पॉइंट है ग्राम पंचायत के, और उनकी शक्तियाँ क्या है। तो चलिए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण को बेहतर बनाना। ग्राम पंचायत का काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव में क्या करना है? स्वच्छता, साफ सफाई, और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाना। रोजगार मतलब काम देना। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट, वो बढ़ाना। तीसरा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास। सामाजिक मतलब क्या हो गया?
सोशल और आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए योजना प्रोजेक्ट सब लाना। जैसे कि अभी हम लोग का क्या चल रहा था, नल जल योजना, ये सब क्या है, इसी के अंदर आता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था मतलब क्या बोलते हैं उसको, नियम सब ग्रामीण गांव है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिना नियम का चलेगा, बिना कानून का चलेगा। हर गांव का अपना अपना कुछ नियम कानून होता है, वो सब कौन है कंट्रोल करता है, ग्राम पंचायत। ठीक है। अब उसके बाद है ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, उनके पास क्या क्या पावर है ग्राम पंचायत के पास में। ग्राम पंचायत सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती है। जितने भी सरकारी योजनाएं आते हैं पहले किसके पास आता है, पहले ग्राम पंचायत के पास आता है, तभी हम लोग नागरिक के पास पहुंचता है वो। तो वो सब सरकारी योजनाएं होती है, उसको क्या होता है, लागू करने का काम किसका है, ग्राम पंचायत का। दूसरा क्या है, ग्राम पंचायत गांव में सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक मतलब जो जैसे कि सबका, जैसा कि सरकारी संपत्ति होता है या फिर जैसे कि गांव में पार्क बन रहा है तो वो तो किसी एक का पार्क नहीं है, सार्वजनिक सबका हुआ। वो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, उसका देखभाल करना किसका काम है, ग्राम पंचायत का, वो उसका पावर है। ग्राम पंचायत गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। एक ही ये सेम चीज़ को रिपीट किया गया है लेकिन दूसरे लैंग्वेज में, कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। ग्राम पंचायत गांव की विकास के लिए धन है, ठीक है, ये धन का उचित इस्तेमाल करती है। जो भी फंड्स आते हैं उसका क्या उचित इस्तेमाल कौन सुनिश्चित करता है कि ये पैसा कहाँ पे लगेगा, इस पैसा का क्या उपयोग होगा, वो कौन निश्चित करता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये सब उनके पावर्स हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बंगाल मिट्टी में अंतर बताइए। तो क्या होता है, खादर मिट्टी और बंगाल मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, खादर मिट्टी क्या है, नवीन एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। क्या होता है, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। ये कहाँ पे मिलता है, उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इसी का उल्टा क्या है, बंगाल मिट्टी। बंगाल मिट्टी क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये क्या था, नई, ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगाल मिट्टी कहा जाता है। बंगाल मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पे क्या था, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। फिर तीसरा क्या है, महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। वो कहाँ था, उत्तरी बिहार में था और गंगा में था। ये कहाँ है, महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की संरचना क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, तो इसकी संरचना क्यों आवश्यक है। संसाधनों की संरचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रकृति में संसाधन सीमित है। क्या है, सीमित मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है, एक लिमिट नंबर है उनका कि अब इतना ही है, इसके बाद अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कोई अनलिमिटेड नहीं है कि आप जितना मन चाहे उतना इस्तेमाल करिए, कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या है, सीमित है। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल, लोहा, कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध है। आज जिस दर से संसाधनों का उपभोग किया जा रहा है वह इन संसाधनों की पूर्ण पूर्ति के दर से कहीं ज़्यादा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को इसकी संरचना क्यों करनी चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज हम लोग जिस स्पीड से इसको ख़त्म कर रहे हैं, जिसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसका बनने का, मैं आपको एक जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि ये सब नेचुरल रिसोर्सेज बनने में कितना टाइम लग रहा है, बनने में मान के चलिए कि 10 साल लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये बनने में 1000 साल लगता है, बस एक एग्जाम्पल है। बनने में कितना लग रहा है, 10 साल लग रहा है, और हम लोग
10 साल का सामान हम लोग को 10 साल में ख़त्म करना चाहिए ना, लेकिन हम लोग इसका एकदम स्पीड मान के चले कि इसको हम लोग 5 गुना ज़्यादा स्पीड से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा? 2 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वही ये बता रहा है कि जिस दर से इसका यहाँ पे देखें, आज जिस दर से संसाधनों का उपभोग किया जा रहा है वह इन संसाधनों की पूर्ण पूर्ति, मतलब फिर से उतना बनने का जो भी स्पीड है उससे हम लोग कहीं ज़्यादा स्पीड से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सुखाड़ मतलब जब सूखा पड़ता है तो समय मिट्टी में क्या होता है, पानी की कमी होता है, तो उसको क्या होता है, मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए, मिट्टी में नमी रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सुखाड़ में मिट्टी को नमी को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। घास का आवरण रहने देना चाहिए, खेतों की गहराई जुताई किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा से खेत को जोतना चाहिए और घास का आवरण रहने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्रेस मतलब क्या होता है? अभी जो हम लोग का प्रिंटिंग प्रेस, जिससे न्यूज़पेपर ये सब जो छपाई किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेस। ठीक है, तो जब स्वतंत्र भारत 1947 में इसका क्या अहमियत था, क्या इम्पोर्टेंस था? तो क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका प्रभावशाली रही है। क्या है? यह राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों, खेलकूद तथा मनोरंजन की सूचना देने वाला प्रमुख माध्यम है। ये जो चीज़ बताए जा रहे हैं उस समय भी था और अभी भी है, लेकिन अभी इसमें क्या जुड़ गया है? उस समय बस न्यूज़पेपर ही था, प्रिंटिंग प्रेस ही था, लेकिन अभी क्या जुड़ गया? मीडिया जुड़ गया है, टीवी, फ़ोन, इस सब से भी हमको मालूम चला। लेकिन उस समय सारा काम कौन करता था? प्रेस ही करता था। क्या क्या करता था? राजनीतिक मतलब देश में हम लोग के क्या चल रहा है, नेता लोग क्या कर रहा है। सामाजिक, हम लोग के समाज में क्या चल रहा है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के बारे में जितना भी न्यूज़ खबर। आर्थिक, हम लोग का देश का कमाई कितना है, जीडीपी क्या है, ये सब क्या होता है? आर्थिक। अंतर्राष्ट्रीय, विदेश में क्या चल रहा है, हमारे देश के दूसरे देश के साथ कैसे संबंध है, ये सब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय। खेलकूद, सरकारी नीति, हम लोग का सरकार क्या क्या नया नया नियम ला रहा है, ये सब किस चीज़ से हम लोग को पता चलता था? प्रेस से पता चलता था। ठीक है, सूचना मनोरंजन, सूचना देने वाला प्रमुख माध्यम है। यह सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। सरकार पर भी क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। सरकार लोग क्या कर रहे हैं हम लोग को क्या पता भाई, हम लोग तो यहाँ पे, वो लोग अपने दुनिया में है। लेकिन ये सब न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग को मालूम चलता है कि सरकार में क्या चल रहा है, सरकार लोग क्या कर रहा है, उस पर भी नियंत्रण रखता है। तथा लोकतंत्र के चौथे स्थान के रूप में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लोकतंत्र के चौथे स्थान के रूप में कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कम्युनलिज्म। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर कि भाई हम दोनों तो एक जैसे हैं, अब हम लोग का कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं। मैं तो 10 आदमी अमीर है तो चलो हम लोग का एक अपना कम्युनिटी बन गया कि हम लोग अमीर है। ठीक है, वैसा ही कुछ है, लेकिन वो क्या है? एक विचारधारा है जो कि किस चीज़ पे होता है? धर्म पे, जाति पे, विश्वास। अब हम लोग कुछ ऐसा चीज़ है जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं और वैसा ही हमको 20 आदमी मिल जा रहा है
तो भाई हाँ, हम लोग का तो इस चीज़ पे विश्वास है, हम लोग तो भगवान पे मानते हैं। कुछ लोग होते हैं भगवान पे नहीं मानते हैं, उन लोग का एक अपना कम्युनिटी, कुछ लोगों का अपना कम्युनिटी, ठीक है। वही कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता, कम्युनिटी बनाना, कम्युनलिज्म आधार पर, इन सभी आधार पर लोगों का ग्रुप में बनना। समूह मतलब ग्रुप के बीच विभाजन को बढ़ावा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं। न्यू डील, न्यू डील से आप क्या समझते हैं। आर्थिक मंडी, आर्थिक मंडी के प्रभाव को समाप्त करने एवं उसके नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 कब 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। इस नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का नियमित करने का प्रयास किया गया। ये क्या था, न्यू डील क्या था। न्यू डील जब हमारे देश में आर्थिक मंडी, ठीक है, आर्थिक मंडी चल रहा था। आर्थिक मंडी मतलब क्या होता है, हमारे देश में हर तरफ से लॉस चल रहा था। जिस चीज़ का दाम मतलब मंदी मतलब समझते हैं ना आप लोग, जैसे कि किसी चीज़ का दाम इतना है तो उससे बहुत ही कम दाम में चल रहा है, हर चीज़ बिजनेस में लॉस, मतलब चारों तरफ हर चीज़ में लॉस चल रहा था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक मंदी। तो उस समय क्या हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए 1932 में, कब 1932 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक नीति बनाई थी। क्या है, नीति, नीति मतलब क्या होता है, कुछ रूल ऐसा कुछ, ठीक है, अपनाई, जिससे क्या था, जिसका नाम क्या था, न्यू डील के नाम दिया गया, न्यू डील का नाम दिया गया। इस नीति के अनुसार क्या था, ह्यूमन वेलफेयर, जन कल्याण, लोगों की भलाई के लिए कुछ योजना प्लानिंग किया जाता था कि कैसे अब इससे हम लोग बाहर निकलेंगे। किस चीज़ से बाहर निकलेंगे, आर्थिक मंदी से कैसे बाहर निकलेंगे। आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, वैसा ऐसा नया प्लान, नया स्ट्रेटजी बना रहा था। किस लिए, आर्थिक मंदी को कंट्रोल में करने के लिए। उसी को क्या कहा गया, न्यू डील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। अब राजनीतिक दल मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल क्यों इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक दल क्यों इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक दल लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग अपना पार्टी, कौन पार्टी जीतने वाला है, जो रूल करने वाला को कौन चुनता है, वहाँ का पब्लिक, वहाँ का जनता चूज़ करता है। कैसे चूज़ करता है, वोट देके, ठीक है, हम लोगों के मर्जी से वो जीतता है। हम लोग वोट नहीं देंगे तो हार जाएगा। जैसे कि चाइना है, वहाँ पे एक ही पार्टी है, उन लोग का ही मर्जी चलेगा, समझे। पार्टी लड़ता बहुत है लेकिन वहाँ पे फिक्स होता है कि एक ही पार्टी जीतेगा। चाइना का एक कांग्रेस पार्टी है, वही लोग जीतता है हर साल, कोई दूसरा पार्टी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा इंडिया में है नहीं। तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, जो मतलब कोई भी पार्टी जीत सकता है यहाँ पे। वो क्या हो गया, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। क्या चीज़ से होता है, बहुमत से, मतलब जिसको ज़्यादा क्या मिलता है, वोट मिलता है, बहुमत, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उसी से हम लोग का सरकार बनता है, सरकार का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक है तथा जनता को जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। राजनीतिक दल क्या करता है, जनता में भी जागरूकता लाता है। जैसे कि मान के चलिए अभी हम लोग एक पार्टी है, बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी पार्टी है, वो लोग अब कुछ भी कर रहा है, हम लोग को हर बात तो उन लोगों का पता नहीं रहेगा, लेकिन उनके अगेंस्ट में जाके कौन, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, कोई भी जाके उन लोग का कुछ गड़बड़ी है, कोई गलती कर रहा है वो लोग, तो हम लोग को तो खुद से तो नज़र नहीं आएगा हर काम उन लोग का,
तो वो लोग कौन दिखाता है हम लोग को, दूसरा पार्टी सब बताता है। तो वो भी क्या करता है, जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच की कड़ी है। अब सरकार लोग कुछ भी कर रहा है, हम लोग यहाँ पे अपने में ठीक है, ऊपर में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम लोग को उस दोनों का बीच का, सरकार और जनता के बीच का कड़ी कौन है, दूसरा राजनीतिक दल सब। विरोधी दल के रूप में यह सरकार मनमानी, अब एक पार्टी है तो अपना मनमानी करेगा, कुछ भी करेगा, कोई भी नया रूल लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, लेकिन जब दूसरा राजनीतिक दल सब है तो ऐसा करने में नहीं बनेगा, उन लोग को अपना मनमानी पे रोक लगेगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति मतलब पर कैपिटा, इसको मैं आप लोगों को अच्छा से समझाती हूँ। देखिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्या था, दूसरा है राष्ट्रीय आय, दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आय, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। अब इन दोनों में फ़र्क बताओ। तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये है कि हम लोग का देश का जितना भी आय है, देश का आय, ठीक है, देश का कुल आय, देश का कुल आय को हम लोग भाग कर देंगे किस चीज़ से, देश का जनसंख्या से। किस चीज़ से, देश का कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या से। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और राष्ट्रीय आय क्या है, हम लोग के देश में जितना भी कमाई हो रहा है, ठीक है, देश में जितना भी कमाई हो रहा है, जितना भी कमाई हो रहा है, जितना भी कमाई हो रहा है उसका इनकम, उसका आय, उसका आय, ये क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। जब किसी देश की कुल आय, जैसे मैं आपको बताया था, देश की कुल आय, देश का कुल आय भाग में देश का कुल जनसंख्या, देश का कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति मतलब पर कैपिटा इनकम, एक इंसान का इनकम कितना है, ठीक है, ये पता चलेगा हम लोग को। इससे इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की धारणा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, अब देखिए, अब ये राष्ट्रीय आय से कैसे जुड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, है कि नहीं है। प्रति व्यक्ति एक आदमी जितना कमा रहा है, आज एक आदमी 10 रुपया कमा रहा है तो यहाँ पे भी 10 रुपया तो आ ही रहा है, अगर वही 10 रुपया 12 रुपये में आ जाएगा तो ये 12 रुपया भी इसमें भी आएगा। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय मतलब होता है कि देश में जितना भी कमाई हो रहा है। तो जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। और यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय, अब राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा, जितना भी अर्जित आय होगा, जितना भी इनकम आएगा देश में, वो क्या होता है, कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश में उत्पादित विभिन्न साधनों, अब कोई भी काम से, लेकिन देश में ही उसका इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33।
वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अब वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। इसका इंग्लिश टर्म क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था में समाज से स्थापित करना है। विश्व भर में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, बस एक दो देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक पोजीशन हासिल करना है, ठीक है। उन्हें एक दूसरे से जोड़ना है, पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट होने को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इस व्यवस्था में वस्तुओं का क्या होता है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इंडिया से आज सामान कहाँ कहाँ जा रहा है? नेपाल, लंदन, अमेरिका, हर जगह सामान जा रहा है। और वहाँ से भी सामान सब किसके पास? हम लोग के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई भी रोक टोक नहीं है, जिससे क्या होता है कि हम लोग विश्व से, पूरे विश्व से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में क्या होता है? वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्था एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था का रूप है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके कारण से ही विश्व क्या है? एक बाजार है, ठीक है। पूरा विश्व क्या है? एक बाजार है। इसमें हर एक आदमी हर किसी से क्या कर रहा है? खरीद बिक्री कर रहा है। हम लोग इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका का सामान ऑर्डर कर सकते हैं, अमेरिका का आदमी इंडिया से कुछ मंगा सकता है, कहीं किसी भी देश से कुछ भी मंगा सकता है, भेज सकता है। इंपोर्ट हो रहा है क्या अभी आजकल फेमस आप लोग सुन रहे हैं कोरियन नूडल्स, कोरियन मेकअप, वो सब क्या इंडिया में ही बन रहा है? नहीं, पहले कहाँ? कोरिया से आया है। अब भले ही अब कॉपी माल सब होता है, लेकिन क्या है? कोरिया से इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, ठीक है। ये सब क्या आता है? ग्लोबलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, ये सब कैसा देश है? कैसा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे खेती ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। एक क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इनसे भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सार्वजनिक उपज किस चीज़ की? गेहूं की, ये याद रखिएगा आप लोग, गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक डॉक्टर MS, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर MS थे, MS स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। इस हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि हाइब्रिड बीज, उत्तम मशीन, उसी समय ट्रैक्टर, जितना भी मशीन सब जो भी खेती में यूज़ हो रहा है, उसी समय से इस्तेमाल में आने लगा। बहुत ज़्यादा लोग पुराने तरीके अपनाया करते थे, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुआ, तो उस समय से नया नया मशीन, खेती में कैसे ज़्यादा उपजाऊ होए, ठीक है, उसके लिए नया नया मशीन, मॉडर्न टेक्निक सब इस्तेमाल होने लगा। कब से? सन 1960 से। 1960 से। ये कहाँ पे हुआ था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किस अनाज का हुआ था? गेहूं के लिए, ठीक है। इसमें कौन था? किसने ये मतलब स्टार्ट किया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, जो कि क्या है? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं मतलब सेल्फ, सहायता हेल्प, समूह ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह 15-20 सदस्यों का अनौपचारिक समूह, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, कि मतलब ऑफिस से बना, एक होता है ना लीगल, वैसा कुछ नहीं है। अनौपचारिक समूह है जिन मतलब लीगल होता है, लेकिन एक होता है ना ऑफिशियल, मतलब जैसे कि कोई ऑफिस खुल रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है। इन लोग का कोई फिक्स जगह नहीं होता है कि यहीं पे है, ऐसा नहीं है। ये लोग अपना मीटिंग कहीं पे भी कर सकते हैं।
अनौपचारिक समूह हैं जिनकी समान आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। यह अपने बचत को जोड़कर, अपने सेविंग्स को जोड़कर एक कोष तैयार करते हैं। इस कोष के सदस्यों को व्यवसाय या पारिवारिक ज़रूरतों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। क्या एक कोष तैयार करते हैं जिसमें से क्या होता है, इनको क्या होता है, पारिवारिक ज़रूरतों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इससे संसाधन की सही उपयोग होता है। ये हम लोग के गांव में भी होता है ना, सब कुछ हम लोग सुनते हैं कि मीटिंग में जा रहा है, मीटिंग औरत लोग का, वो क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ही होता है, स्वयं सहायता समूह। वो लोग अपना पैसा क्या करते हैं, बचाते हैं और फिर उसको सब लोग जमा करके फिर किसी महीने किसी को मिलता है, फिर किसी महीने किसी को, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, वही है 15-20 सदस्यों का अनौपचारिक, 15-20 सदस्यों का अनौपचारिक है, 15-20 सदस्यों का अनौपचारिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। सूचना अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। सूचना अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग को जानने का, उसका इंफॉर्मेशन, उसका सूचना होना हम लोग का क्या है, अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। उसका क्या है, उद्देश्य क्या था, सरकार के क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त करना, सरकार में क्या चल रहा है, उन लोग का क्या काम हो रहा है, उसका जानकारी प्राप्त करना, सरकार के क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखना, उस पर कंट्रोल रखना, सरकारी कामों में कंट्रोल रखना, सरकारी कर्मचारी एवं सरकारों के कार्य का सार्वजनिकरण करना तथा सत्ता में भागीदारी करना। ये उस समय का उस मतलब क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य उस समय क्या था कि सरकार के सभी कामों पे नज़र रखना, सरकार पे कंट्रोल, नियंत्रण रखना कि सही कर रहा है, गलत कर रहा है। ठीक है, समझे, हम लोगों के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सब हम लोग का जानने का क्या था, अधिकार था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। तो ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। तो बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से हम लोग क्या समझते हैं, ऐसी परियोजना है जिससे एक साथ कई काम पूरे हो जाए, एक साथ कई काम पूरे हो जाए। इन परियोजनाओं में, अब देखें, इन परियोजनाओं में नदी के जल संसाधनों का इस्तेमाल, अब नदी के जल का क्या होता है, इस्तेमाल कई तरह से होता है। जैसे कि क्या है, बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ को कंट्रोल करने में भी नदी का जल इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी के कटाव में, मिट्टी को काटने के लिए भी नदी का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी क्या होता है, नदी के जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मछली पालन करने के लिए भी नदी का जल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या हुआ, एक चीज़ से बहुत सारे काम करना, उसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब हम लोग का 38 क्वेश्चन क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ये बस एक सब्जेक्ट का नहीं है, आप लोग का सोशल साइंस में जितने भी है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या है, एक छोटा सा डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें से भी क्वेश्चन सब इसमें डाले गए हैं। तो हम लोग का है क्या है, 38 क्वेश्चन क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात धमकती है, अकस्मात अचानक से हो जाती है और अल्प समय में ही जनधन की अपार क्षति पहुंचा देती है। जनधन मतलब हम लोग का लाइफ, हम लोग का मतलब क्या है, संपत्ति, हर चीज़ पे वो लोग क्या होता है, नुकसान कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अपार क्षति पहुंचा देती है। यह हमें संकट की स्थिति में ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयानक घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहलाती है। ठीक है,
भूकंप आना, ज़मीन में दरार, ज़मीन फटना, ये सब क्या होता है? अकस्मात चीज़ होता है। हम लोग को पता रहता है कि आज भूकंप आने वाला है, आज 5 बजे भूकंप आएगा। आएगा भूकंप? नहीं, हम लोग को थोड़ी पता है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, कौन जानता है। तो ये सब क्या हो गया? आपदा हो गया, जिससे हम लोग को क्षति पहुँचा सकता है, हमारे जनधन को क्षति पहुँचा सकता है। उसको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले उपाय को लिखें। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले निम्नलिखित उपाय हैं। क्या क्या है? पहला है, भूकंप को सटीक पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। भूकंप का क्या है कि किस जगह पे, हम लोग हमेशा भूकंप आता है तो न्यूज़ देखते हैं कि क्या है, एपी सेंटर कहाँ है, उसका मेन जगह कहाँ पे आया था। जैसे कि इस हाल फिलहाल में आया था सुबह में 6 साढ़े 6 बजे के करीब में, उसका मेन सेंटर क्या था? नेपाल में था और तिब्बत में था। तो वो क्या था? उसका मेन एपी सेंटर। पूर्वानुमान, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि भूकंप, ये हो ही नहीं सकता है कि भूकंप का हम लोग को आगे से पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है। ऐसा कोई अभी तक कोई मशीन नहीं बना पाया है, ठीक है। तो जो जिस जगह पे आता है उसका, हाँ, उसका सटीक क्या होना चाहिए कि हाँ इस जगह पे उसका मेन सेंटर था, उसको क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर बोलते हैं। उसका अनुमान होना चाहिए। भूकंप निरोधी मकान, अभी हम लोग का घर सब इतना मजबूती से बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी बिल्डिंग्स होते हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे कि ऐसा ज़्यादातर जापान में बनाया जाता है, भूकंप निरोधी, अर्थक्वेक प्रूफ, ठीक है। भूकंप आने से भी उस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, उस मकान को कुछ नहीं होगा, तो वैसा मकान बनवाना चाहिए। जनता को जागरूक बनाया जाना चाहिए। जागरूक मतलब क्या होता है? जनता को बताना चाहिए कि भूकंप आने के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भूकंप आने के समय हम लोग को एकदम घर से भाग के भीड़ में जाना चाहिए? नहीं, शांति से। अब ऐसा ये भूकंप वाला सिचुएशन मैंने देखा है अपने यहाँ लाइव, मतलब क्या बोलता है, उसको मैंने फेस किया है। जब भी भूकंप आता है सब हड़बड़ा जाते हैं, भागने लगते हैं। मैं जहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे भूकंप आया था, तो वहाँ पे आगे पहाड़ पीछे खाई, बीच में थोड़ा सा जगह। यहाँ पे गांव में तो क्या है, खुला जगह है, आदमी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें भागने से भी क्या होता है, हमारे शरीर को क्षति पहुँचाने में बहुत ही क्या होता है कि हम लोग खुद पैरालाइज भी हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग सोचिए कि धरती भी हिल रहा है और हम लोग भी भाग रहे हैं, तो हम लोग का बैलेंस तो ऑब्वियसली बिगड़ेगा, गिरेंगे, भगदड़ होगा और उसमें कुचला जाएगा। सब बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी भी भूकंप आए तो शांति से घर के कोने में पिलर होता है, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा क्या होना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। जैसे कि स्कूल में भी सिखाया जाता है कि स्कूल में है आप लोग तो भूकंप आया तो क्या करना चाहिए? बैग को उठा के सिर पे रख लेना चाहिए और डेस्क के अंदर छिप जाना चाहिए, या फिर आप लोग ऐसे जगह पे है जहाँ पे पिलर है तो पिलर के पास चले जाना चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़, उससे क्या होता है, जागरूक बनाया जाना चाहिए। और क्या है, 4th नंबर, विद्यालय में भी बच्चों को भूकंप की जानकारी देनी चाहिए। अभी भी कुछ लोग ऐसे, अभी तो नहीं लेकिन पहले जब मेरे टाइम में आया था 2011 में भूकंप, उस समय हम लोग को पता ही नहीं था, ना तो कभी हमारे घर में हमारे गार्जियन ने भूकंप के बारे में कुछ बताया था, कभी कुछ। हम लोग फर्स्ट टाइम देखे थे कि भूकंप कैसा होता है। तो अभी, लेकिन अभी तो मैक्सिमम बच्चों को मालूम होता है कि भूकंप क्या होता है, नहीं होता है। तो उसे क्या बोल रहा है, विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नगर निगम में आय के प्रमुख साधनों को बताइए। नगर निगम मतलब म्यूनिसिपैलिटी, जो कि शहर में होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि उसके आय का प्रमुख साधन बताइए, उनका इनकम कहाँ से जनरेट होता है, उसका क्या है मेन सोर्स बताइए। तो क्या है, नगर निगम की आय के प्रमुख नामांकित है संपत्ति पर कर, कर मतलब टैक्स, ठीक है। संपत्ति, इनकम टैक्स पता ही है, मकान पर टैक्स, ठीक है। फिर है व्यवसाय कर, शिक्षा कर, जल आपूर्ति कर, सफाई कर, मनोरंजन कर, वाहनों और पशुओं पर कर, विज्ञापन पर कर, रिक्शा घोड़ा गाड़ी पर कर, हर चीज़ पर टैक्स है। क्या है,
ये क्या होता है, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी का आय का प्रमुख सोर्स यही सब है, टैक्स। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 दिनों में अपना क्लास पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब कंप्लीट क्या, 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने, एक मिनट, हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आगे बचा है 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस और मैं आपको दूंगी। इसका सबका PDF कहाँ पे आएगा, कैप्टन केमिस्ट्री, कैप्टन केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में इसका PDF आएगा। PDF क्या आएगा इसका, PDF। और फिर उसके बाद में मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैं तो मेन इंग्लिश और SST का ही देखूँगी। ठीक है, उसके बाद में और आपको कोई ट्रिक चाहिए, किसी चीज़ में याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद में ये सब हो जाएगा। उसके बाद में और भी मैं कुछ स्पेशल चीज़ लाऊंगी, जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में आप लोगों का 2 क्लास कर दूँगी, इससे आप लोग का जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 14 फरवरी से शुरू है, राइट, 14 फरवरी से। अच्छा, मैं देखती हूँ 2-3 दिन में मैं आप लोग का ये ख़त्म कर दूँगी। आज कितना तारीख है, आज है 31 जनवरी। आज हम लोग का 2nd क्लास है। 1 तारीख, 2 तारीख, फिर 3 तारीख, तो इसमें 40 हो गए, 60, 80, 3 तारीख तक हम लोग का SST का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसका PDF टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।